महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईद उल अजहा से पहले सोमवार देर शाम को कानून व्यवस्था को लेकर मुंबई में अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों से कहा कि हर हाल में कानून व्यवस्था बनाएं, सरकार की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ईद के मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को आपस में तालमेल के साथ काम करना चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईद के मद्देनजर समीक्षा बैठक के अफसरों से कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने त्योहारों के दौरान हमेशा उत्कृष्ट कानून व्यवस्था बनाए रखी है। इस बार भी किसी भी स्तर पर कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। बैठक में आगामी ईद की तैयारियों को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस ने सबके सामने डिटेल रिपोर्ट भी पेश किया है। इससे पहले महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने भी कृषि उत्पाद बाजार समितियों को महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए 3 से 8 जून तक साप्ताहिक पशु बाजारों को निलंबित करने का निर्देश दिया था, जो गायों, बैलों और सांडों के वध और गोमांस को रखने पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे उनकी उम्र या स्वास्थ्य कुछ भी हो। आयोग ने तर्क दिया कि ईद से पहले किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक था, जब पारंपरिक रूप से कुर्बानी की प्रथा के कारण पशुवध बढ़ जाता है। 1 महीने में मॉडर्नाइजेशन का प्लान पूरा हो जाएगा और नया स्लॉटर हाउस बनेगा। एक बात हुई, वर्षा गायकवाड़ कहाँ थे अंदर? नहीं सुने, अंदर ये बात हुई ना कि अब की जो कुर्बानी बकरीद हो रही है उसमें सब सिचुएशन सही होना चाहिए, सब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ये अच्छी तरह बात सुना, जो फीस 200 रुपया ली जाती थी उसको 20 रुपया करने का वादा है, वो बोले कर देंगे। जो पिछले साल था सहूलत, सारी सहूलत वही रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा। और जो है कुछ जगहों पे करप्शन हुआ है, हर धक्के पे 500 रुपया जानवर से लिया गया है। इन्होंने ऑर्डर किया है कि चेक करो, उनको पेनलाइज करो। अगर आप भी जेप्टो कंपनी से सामान मंगाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जेप्टो के वेयरहाउस में गंदगी की भरमार देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सामान खराब और सड़ी हुई अवस्था में नजर आए। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो की पेरेंट कंपनी किरण कार्ड टेक्नोलॉजीज का फूड बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कार्यवाही मुंबई के धारावी स्थित उसके सेंटर पर अचानक किए गए निरीक्षण के बाद की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस जांच में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 के कई उल्लंघन पाए गए। एफडीए ने कहा कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक लाइसेंस रद्द रहेगा। धारावी स्थित जेप्टो के फूड स्टोरेज सेंटर पर एफडीए की छापेमारी ने चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। कुछ खाद्य पदार्थों पर फफूंदी साफ दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। साथ ही कई सामान जमे हुए या रुके हुए पानी के पास रखे हुए पाए गए। वहीं कोल्ड स्टोरेज का तापमान भी नियमानुसार बनाए नहीं रखा गया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित किए जाने की खबरों पर जेप्टो ने एक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि हम पहचानी गई खामियों को सुधारने और अपनी उपभोक्ताओं को बेहतर और सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट देने करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने आगे कहा कि हम जल्द से जल्द नियमित दायित्वों को और लागू कानूनों के अनुसार परिचालन फिर से शुरू करने के लिए सभी जरूरी सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं। हमने पहले ही एक आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है और पूर्ण और त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप में 3 जून को यानी कि आज 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने आज तीनों सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जो लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्ब उल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2020 में पदभार ग्रहण करने के बाद से मनोज सिन्हा ने सक्रिय आतंकवादियों और उनके सहायक नेटवर्क, जिसमें कि ओवरग्राउंड वर्कर और सरकारी संस्थानों में शामिल समर्थक शामिल हैं, दोनों को लक्षित करके आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को कमजोर करने की प्राथमिकता दी है। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आज बर्खास्त किए गए 3 कर्मचारियों में मलिक इशफाक नसीर जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल, एजाज अहमद स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक और वसीम अहमद खान सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट शामिल हैं। तीनों पर सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी संगठनों को मदद कर रहे थे। साल 2007 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर को लश्कर का सक्रिय सहयोगी पाया गया। उसका भाई मलिक आसिफ नसीर पाकिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर का आतंकवादी था, जो 2018 में मारा गया था।
मलिक ने पुलिस बल में सेवा करते हुए संगठन का समर्थन करना जारी रखा, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में मदद की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 15 फरवरी 2025 को भी 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सरकारी सेवा से बर्खास्त होने वाले कर्मचारी में पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, टीचर मोहम्मद अशरफ भट्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अर्दली निसार अहमद खान का नाम शामिल है। मंत्री अशोक चौधरी की ओर से प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। आज यानी कि 3 जून को पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि हमको मानहानि मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पत्रकारों से पीके ने कहा कि आप जिनका नाम ले रहे हैं वो जितनी बार चाहें उतनी बार मानहानि कर दें, जाकर एफआईआर कर दें। प्रशांत किशोर किसी से डरने वाला दिखता है। हम कोई बाबू माफिया हैं, हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 साल से बिहार में अभियान चला रहे हैं और देख लीजिए आपके सामने है, एक भी हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद 4 गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 साल से पैदल चल रहे हैं और हमको भी एक कुत्ता नहीं काटा अभी तक। पत्रकारों ने सवाल किया कि आप अपनी बात पर कायम हैं कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसा देकर टिकट लिया गया था। इस पर पीके ने कहा कि इस बात की बिहार में सरेआम चर्चा है, ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं, हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। ये हमको मानहानि और मुकदमा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती, तब तक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होना असंभव है। कश्मीरी पंडित इस शुभ अवसर पर आए हैं और हम उनका स्वागत करने आए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीडीपी ने हमेशा कहा है कि कश्मीरी पंडितों की गरिमापूर्ण वापसी और शांति सबसे जरूरी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गेंदरबल में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। गेंदरबल में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि पीडीपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को बंदूकों से हल नहीं किया जा सकता, इसके लिए राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये राजनीतिक प्रक्रिया तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हमारे सभी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं आ जाते। आपको बता दें, इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने 2 जून को कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास की मांग की थी। पीडीपी प्रमुख ने कहा था कि समुदाय के फिर से एकीकरण को महज प्रतीकात्मक वापसी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जम्मू कश्मीर के साझा, समावेशी और दूरदर्शी भविष्य के निर्माण के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि जिन लोगों पर कम गंभीर आरोप हैं और जो जेलों में बंद हैं, उन्हें ईद से पहले रिहा किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने राजभवन में जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की थी और इस मसले को लेकर रोड मैप भी सौंपा था। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ आते हैं और हम उनका इस्तेकबाल करने आए थे और साथ ही उनको ये बताने आए थे कि जो पीडीपी कहती है जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए इज्जत से एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीरी पंडित लोग जो हैं वो वापस न आए, बिकॉज दे हैव स्टेक्स इन कश्मीर। उनके भी स्टेक्स कश्मीर में है, तो कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ कश्मीर आके बाइज्जत तरीके से फिर बस। हमारे कश्मीरी उत्तर प्रदेश के बागपत में पारिवारिक विवाद के चलते भारतीय सेना के एक कर्नल की ओर से अपने कुछ फौजी साथियों के साथ एक मकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के वजीरपुर गांव का है। फौजी वर्दी पहने हुए थे और अपने साथ एक गाड़ी लेकर आए थे जो सेना की बताई जाती है। तोड़फोड़ के बाद फौजी मकान को लोहे का गेट और दूसरा सामान गाड़ी में भर कर ले गए। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना ली और तहरीर के साथ पुलिस को वीडियो दे दी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की रिपोर्ट सेना मुख्यालय और नई दिल्ली भेज दी।
सूचना के मुताबिक वाजिदपुर गांव के रहने वाले धीर सिंह तोमर पुत्र कालूराम ने पुलिस को बताया कि वो सरूरपुर खिड़की गांव के इंटर कॉलेज के वर्ष 2012 में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में वो अपनी पत्नी सुशीला और नाबालिग पौत्री हिमांशी के साथ गांव में रहते थे। उन्होंने गांव में अपनी पैतृक जमीन पर पिछले साल दिसंबर में मकान बनाना शुरू किया था, जिसे अपनी पौत्री हिमांशी को गिफ्ट कर दिया था। उनके बेटे और हिमांशी के पिता की मौत साल 2011 में हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मकान का निर्माण पूरा हुआ तो उनके छोटे भाई ऋषिपाल और उसके बेटे कर्नल तरुण कुमार ने 17 मई 2025 को उनके घर का ताला तोड़ दिया। 19 मई की दोपहर लगभग 2 बजे ऋषिपाल और उनकी पत्नी और बेटा कर्नल तरुण कुमार अपने कुछ फौजी साथियों को लेकर आया, जो सेना की गाड़ी लिए हुए थे। गाड़ी की नंबर प्लेट पर सफेद कागज लगा हुआ था। उन्होंने मकान का ताला तोड़ा, उसमें रखा सामान खुर्द बुर्द कर दिया। हथौड़ों से मकान का मेन और अंदर के दरवाजे तोड़ दिए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद का उनकी पोती हिमांशी ने मोबाइल से वीडियो बनाया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट और गाली गलौज की। यही नहीं, उन्होंने गोलियों से भूनने की भी धमकी दी। इसके बाद वो सब मकान का गेट आदि सामान सेना की गाड़ी में भर कर ले गए। इस पूरे विवाद पर बड़ौद कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल ने कहा कि धीर सिंह तोमर की तहरीर पर कर्नल तुमार को और कुछ अज्ञात फौजी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सभी लोग सेना में वर्दी में आए थे। जैश ए मोहम्मद के सेंट्रल सूरा के सदस्य और टॉप कमांडर अब्दुल इजाज इसार की कल सुबह 2 जून को 10:30 बजे मौत हो गई। ये मसूद अजहर का करीबी था। अब्दुल इजाज इसार जैश के सेंट्रल सूरा के सदस्य के अलावा पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत के टैंगर इलाके में स्थित जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप मरकज तालीम का भी प्रमुख था। 2 जून रात 8:48 पर जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुबहानल्लाह में अब्दुल इजाज इसार का नमाज जनाजा हुआ, जिसके बाद इसे मरकज सुबहानल्लाह के परिसर में ही दफन कर दिया गया, जहां 7 मई को भारत की स्ट्राइक में मारे गए मसूद अजहर के परिवार वालों को दफन किया गया था। जैश ए मोहम्मद के सबसे कुख्यात वरिष्ठ नेता मौलाना अब्दुल अजीज इसार की मौत हो गई है। उसकी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब्दुल इजाज इसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का भक्कर जिले का रहने वाला था और 90 के दशक से मसूद अजहर के साथ जुड़ा हुआ था। अब्दुल इजाज अजहर के करीबियों में एक था और इसकी जिम्मेदारी गिलगित बाल्टिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप की देखरेख करना, आतंकियों को ट्रेन करना और गिलगित बाल्टिस्तान ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाकर जैश में भर्ती करना था। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और फिर इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीएमसीएच पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मुजफ्फरपुर के कांड इसको लेकर आज यानी कि 3 मई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 15 दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर कार्यवाही भी होगी। बच्ची को घटना के बाद पहले मुजफ्फरपुर के एक्समेसिच लाया गया, जहां उपचार हुआ था। इसके बाद उसे पीएमसीएच लाया गया। मंगल पांडे ने कहा कि जहां तक पीएमसीएच में इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप लगे हैं, तो सारे तथ्यों की जानकारी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया है। एक टीम मुजफ्फरपुर जाएगी और एक पीएमसीएच जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट देगी। गौरतलब हो कि अब तक मंगल पांडे की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। सफाई देने की मांग की जा रही थी और अब उन्होंने सफाई दी है। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ गांव के दरिंदे ने दुष्कर्म किया, जिसकी इलाज में लापरवाही के दौरान पटना में मौत हो गई।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मृत बच्ची के परिजनों से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंचे और घटना पर दुख जताते हुए नीतीश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला। आज बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री पर भी उन्होंने ताना कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच होने के बाद रिपोर्ट आएगी तो कार्यवाही होगी। आज तक सरकार बताए कि कितने मामले में जांच कर कार्यवाही की गई। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गई है। यदि अस्पतालों में व्यवस्था सही होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज बच्ची सबके सामने जीवित रहती। ताजा खबर ये आ रही है कि विपक्ष के लगातार हमले के बाद बिहार सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्यवाही की है। नीतीश सरकार ने पटना पीएमसीएच के प्रभारी उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर विभा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विपक्ष के लगातार हमला बोलने के बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ गया। राज्य सरकार ने दलित बच्ची की मौत मामले में बड़ी कार्यवाही की है। स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े पर्दों पर काबिज 2 डॉक्टरों पर कार्यवाही की गई है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या 2 डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहां भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में